ओके, सो परफेक्ट। सो गाइस, अगर आपने कल के क्लास जो, अगर किसी ने अटेंड किया है कल के क्लास, जिन्होंने अटेंड किया, तो उनको पता होगा कि एस ब्लॉक में क्या है, तो क्या है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लुक इन एस ब्लॉक, एंड एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते क्या क्या है ना। तो वो चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम लोग एस ब्लॉक के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। ओके, सो द मेन चीज यहाँ पे ये है कि एस ब्लॉक में हमने अभी तक जितने भी आई मीन इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, तो कितना आई मीन लाइक एस ब्लॉक का इंट्रो हो गया, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो गए, है ना, ये सारी टर्म्स हमने कल डिस्कस की थी पिछले क्लास में। तो मेन चीज अगेन, जो लोग कल अटेंड नहीं किए लाइव और आज अटेंड कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं बता दूं, एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप, तो इनऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छा होता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, उसको हर दिन पढ़ते रहो बस। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लो, रीड आउट करो, समझो क्या है क्या नहीं है, तो उससे आपका पूरा एस ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंस ये एक क्रैश कोर्स की लेसन है, तो विल क्विकली रिवाइज ऑल दी एस ब्लॉक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम क्रैश कोर्स है, इसलिए हम लोग पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे नीट जो मतलब एग्जाम में आने की चांसेस हैं, वही पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ माइनर थियरी पॉइंट्स आप लोगों को एनसीईआरटी एज अ रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हर दिन क्लास के बाद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टुडे अबाउट एस ब्लॉक, हमने जो पिछले ग्रुप में डिस्कस किया, जैसे सभी को पता है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एस ब्लॉक के बारे में सभी जानते हैं, हमारे पास एस ब्लॉक में दो होती हैं, करेक्ट। एस ब्लॉक में सबसे पहला अल्कली मेटल्स, और सबसे पहले दो ग्रुप्स होते हैं, पहला और सेकंड ग्रुप। पहले वाले ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनकी अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर काफी फॉर्म करते हैं। अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स, ये सारी जो है, ये बेसिक नेचर यानी पीएच जो है ग्रेटर देन 7 वाला कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो अगेन एल्कली मेटल्स में कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, सीसियम, रुबीडियम, फ्रांसियम, ये सारी एल्कली मेटल्स होती हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगेन एस ब्लॉक में पहले ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2। सबसे पहली बात यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, ये है आपका एस ऑर्बिटल, एस सब शेल का ऑर्बिटल, पी सब शेल के तीन ऑर्बिटल्स हैं, एक दो तीन चार, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब फिलिंग की बात आती है, तो हम सभी को पता है, अ, सभी को पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, तो बेसिकली माइंड में तीन रूल्स, एक होता है आपका ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, दूसरा पाउलीज रूल, पाउली का रूल, और तीसरा हंट्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन और हंट्स रूल। ठीक है, तो ऑफ बाउ रूल मतलब, जैसे हमारे, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपके पास एक डायग्राम है ना, ऐसा 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 करके, मतलब यहाँ पे एस, फिर पी, NS2, ऐसे एक ऑर्डर रहता है। ठीक है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑफ बाउ रूल्स प्रिंसिपल होते हैं। जैसे जैसे देखो, 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, फिर 3S2, फिर 3S2, 3P6, फिर 3D नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3D की जगह पे 2 से सब शेल का आएगा, तो ऐसा एक अफबाव का रूल होता है। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हाट डज इट से, इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है, ठीक है, जैसे पी ऑर्बिटल है, ये मान लो ये है आपका PX, PY और PZ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सभी को पता है तीन तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, पहला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसा स्टार्ट होगा, पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद फिर से वापस में आके इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। ठीक है, ना कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये गलत है, ये सही है। क्लियर। तो सिमिलरली अगर अब बात, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल्स। यस दीपिका।
यस दीपिका बोलो। यस दीपिका प्लीज स्पीक आउट। यस गाइस, सो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? ओके, आपने बहुत पहले पढ़ा था एस ब्लॉक, नो प्रॉब्लम, विल रिवाइज द थिंग्स। दीपिका अभी चेक करो, इज नाउ द स्क्रीन विजिबल गाइस, एवरीवन? ओके, सो सबसे पहले गाइस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स बात करते हैं, यानी ग्रुप वन की मेटल्स। तो जब आप लोग अभी स्टार्टिंग के लिए अभी अलग अलग मेटल्स के साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसे एल्कली मेटल्स का पूरा एटॉमिक रेडियस हम लोग पी ब्लॉक आएगा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, तो उसको साइड में रखते हुए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा एटॉमिक रेडियस का। सो इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इसकी जो देखो सबसे पहले ये एक तो पता है सभी को कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल बात करते हो, अगर आपका पीरियोडिक टेबल में ये जो है आपका आई मीन जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये सारे आपके पीरियड्स होते हैं, और वर्टिकल्स जो होते हैं ये सारी आपकी ग्रुप्स होती है। ठीक है, तो आप अगर पीरियोडिक टेबल वाली जो चैप्टर की बात करें, ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ही उठा लो, इधर आपका एस ब्लॉक है, इधर ये पूरा आपका डी ब्लॉक है, ये पूरा आपका एफ ब्लॉक है, सॉरी पी ब्लॉक है, और नीचे की तरफ पूरा आपका एफ ब्लॉक है ना। तो एफ ब्लॉक में आपके पास लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होती हैं, करेक्ट। दूसरा एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, तो ये सारी वर्टिकल जितनी भी हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल वाली सारी बोलती हैं हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, पी ब्लॉक के लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम? 18th ग्रुप। 18th वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, और लास्ट में जो एक्सपेशली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, और इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस, हैलोजेंस का ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये होती है। एस में 2, पी में कितने? 6 होते हैं, डी में 10, और एफ में चलो 2 ही हैं, 2 पीरियड्स होते हैं बट 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एफ की होती है 14 ग्रुप्स। आई मीन अब ऐसे इसको ग्रुप को हटा दो, तो बेसिकली एस में 2 ग्रुप्स इसलिए हैं क्योंकि एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, तो इसलिए एक NS1 वाला फर्स्ट ग्रुप होगा, दूसरा NS2 वाला सेकेंड ग्रुप होगा। क्लियर? नो, अगेन इफ यू टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस, alkali metals have the biggest atomic radii in their respective period। यानी आप पीरियड्स में, अगर हम लोग पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट, यानी आपके जो फर्स्ट ग्रुप से लेकर लास्ट ग्रुप तक जाते हो, तो एल्कली मेटल्स की जो एटॉमिक रेडियस होती है सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर इसी में बात कर लो तो 1 वाले एलिमेंट्स की सारी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी 2 से। क्लियर? तो हम लोग कंपैरिजन करते करते ही हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली फॉर आयनिक रेडियस, लेकिन ये हो गया पीरियड्स। तो हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग 2 तरीके से बात करते हैं। हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियड्स और ग्रुप्स, पीरियड में कैसे वेरी करता है, ग्रुप्स में वेरी कैसे करता है, ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की बात कर ले हमने, पीरियड्स में तो 1 की ज्यादा होगी 2 से कंपेयर करने पे, लेकिन दूसरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है नीचे जाते टाइम, as we go down the group। clear? As we go down the group, yeah, atomic radii increases as we go down the group due to addition of new shell in each subsequent step। हर एक स्टेप में जैसे देखो पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में 1 शेल होता है, फिर उसके बाद लिथियम में 2, है ना, फिर सोडियम की उठा लो, सोडियम में 1, 2, 3 शेल। तो ऐसे हर एक पीरियड में
एज वी गो डाउन द ग्रुप हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि हर एक में न्यू न्यू शेल ऐड होती है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी सारी जो स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, और इनका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, बीसीसी सेल स्ट्रक्चर होती है इसका। आयनिक रेडियस की बात कर लो, आयनिक रेडियस आर मच स्मॉलर देन देयर करस्पॉन्डिंग मेटल्स ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ शेल एंड कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या होता है सर? देखो, जब भी आयन एटम और आयनिक रेडियस में देखो क्या फर्क होता है। अगर एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ए माइनस बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, ए प्लस, ठीक है। तो अगर आप इसको कैसे तो आप खुद देख लो, ये होती है प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो बेसिकली कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। जितने भी कैटायंस बनाते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से, तो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब शेल, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही काम करते हैं। तो और वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होने की वजह से एक ऑर्बिटल कम हो जाता है। आई मीन जो शेल एस वाला शेल होता है, जो लास्ट वाला वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से वो शेल जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं Na+ का साइज जो है छोटा होगा Na से, सिमिलरली K+ का साइज छोटा होगा K से, ठीक है। सो सिमिलरली ये ऐसा पूरी सारे का यही होती है, ठीक है। ये हो गया आपकी आयनिक रेडियस, फॉलोड बाय, अगर सिंपली बात करते हैं Na+, ठीक है। सो एज वी गो, अगर हम लोग पीरियड्स में बात करते हैं, पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू इफ यू गो राइट, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जाते टाइम आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पे मैक्स और यहाँ पे मिनिमम, ऐसा। अगेन आप ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, गोइंग डाउन द ग्रुप, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्स एटॉमिक रेडियस। पोटेशियम की साइज जो है छोटी होगी K से, सोडियम की साइज छोटी होगी सोडियम से। लेकिन अगर पोटेशियम बड़ा होगा सोडियम से, ठीक है, K+ बड़ा होगा सोडियम से, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऐसे समझा करो, कंपेयर करके पढ़ोगे तो सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट डेंसिटी की बात कर लेते हैं गाइस। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। सो बेसिकली ओके, सो डेंसिटी की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो डेंसिटी में ये इनकी ये जो मेटल्स हैं ये काफी लाइट होती हैं, तो इनकी जो डेंसिटी काफी कम होती है। तो सबसे लाइटेस्ट नोन मेटल कौन सा है? लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, नोन मेटल। लिथियम इज व्हाट? लिथियम इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते चलेंगे। लिथियम इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली जब ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू सीसियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, हर चीज इंक्रीज होगी। एटॉमिक मास तो बढ़ती है, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, तो ग्रुप में तो ये होना ही था, ठीक है। बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मोर एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज। मतलब देखो, ग्रुप के नीचे आते टाइप आपकी एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी पे कौन सा ज्यादा इफेक्ट करता है? एटॉमिक मास की वजह से डेंसिटी इफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट और है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेसर देन दैट ऑफ सोडियम, ठीक है। पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम है। हमने क्या कहा? गोइंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कायदे से पोटेशियम की डेंसिटी जो है सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है,
ठीक है, तो ये एक चीज नोटेबल पॉइंट है, प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट फॉरगेटिंग दिस पॉइंट। ऐसे एक्सेप्शनल वाले पॉइंट्स जो होते हैं यही अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोड बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, देखो, melting and boiling points of alkali metals are quite low and decrease down the group due to weakening of metallic bond। ठीक है, क्यों भाई, मतलब आप गोइंग डाउन द ग्रुप देख लो, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज हो रहा है। ठीक है, so whenever we go down the group, if we talk about melting point and boiling point, ठीक है, on going down the group, atomic size increases, effect of nucleus on valence shell decreases। ठीक है, तो मेटेलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप जब ये डिक्रीज होगा तो उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी डिक्रीज होंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर पकड़ने, उस इलेक्ट्रॉन्स पे है ही नहीं, तो आराम से मतलब मेल्टिंग पॉइंट इजी कम लगेगा ना यार, इजीली उसको ब्रेक करने के लिए। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर व्हाट, बेसिकली टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि फ्रांसियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमने अभी अभी क्या कहा, ये सारी मेटल्स जो होती हैं ये बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर में होती हैं, है ना, बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सेल मतलब वो सॉलिड स्टेट में, अगर हमने ध्यान से, आपको कुछ याद है तो बीसीसी स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो आपका एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये चार कॉर्नर पे तो एक सेल ले ही लेता है पूरा अपना अपना एलिमेंट, लेकिन बीच में भी एक यूनिट रहता है। दिस इज योर व्हाट, बीसीसी सेल। तो लेकिन हमने अभी कहा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो लिथियम से लेकर हमारे पास लास्ट में आता है फ्रांसियम, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होता है, फ्रांसियम लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट कब होता है, ये जब ये रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोड बाय सॉफ्टनेस, एटॉमिक वॉल्यूम एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सिंपल फंडा है, आपको बस इसको याद रखना है। देखो, ये अल्कली मेटल्स जो होती हैं ये काफी मैल्येबल एंड डक्टाइल सॉलिड्स होती हैं। मैल्येबल एंड डक्टाइल शीट्स का, मैल्येबिलिटी डक्टिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल को आप कुछ किसी भी मेटल या एलिमेंट को आप इजीली 3 शीट्स में अगर बना सकते हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल को, फॉर एग्जांपल अगर आप मैं बात करूं, जैसे मैलिएबल की बात करते हैं। ठीक है, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मेक थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू मेक थिन वायर्स, थिन वायर्स और स्ट्रिंग्स, ऐसा। ठीक है, ये मैल्येबिलिटी और डक्टिलिटी की मीनिंग होती है। तो बिकॉज दे आर सॉफ्ट, तो ये मैल्येबल डक्टाइल सॉलिड्स जो इनको इजीली नाइफ से काटा जा सकता है, काफी सॉफ्ट है। ठीक है, दूसरा ये मेटालिक लस्टर, ये जब इसको फ्रेशली कट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सोडियम मेटल है, सोडियम का एक ब्लॉक है मेरे पास, ये सोडियम मेटल का मेरे पास एक ब्लॉक है, तो मैं इसको अगर मैं चाकू से आधे कट करता हूं, तो ये जो कटा वाला साइड होगा, तो ये बेसिकली इधर ये वाला जो ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये काफी शाइनिंग होगा, यानी लस्ट्रस होगा। लस्ट्रस यानी शाइनी। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो सॉफ्टनेस है। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कि सॉफ्ट, मैल्येबल एंड डक्टाइल सॉलिड्स होते हैं। दूसरा एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल्स इज हाईएस्ट इन ईच पीरियड, क्योंकि हर एक पीरियड में आपको पता है एटॉमिक अल्कलाइन मेटल्स की साइज हिसाब से ज्यादा है तो वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगी, एंड गोइंग डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है, दैट इज लिथियम टू सीसियम। करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सो गाइस, किसी को पता है व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? एनीवन कैन आंसर व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? एंड साइन कुछ किसी को याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी? आपके केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जब स्वयं सर और आई थिंक केमिकल आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग आपके केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक
यस गाइस, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो आई वाज आस्किंग, किसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? एनी आंसर्स? सो नो आंसर्स आई होप। सो गाइस देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब से हम लोग ये छोटे मोटे कुछ चीजें होती हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बेसिक है, प्लीज गो एंड रिवाइज द केमिकल बॉन्डिंग, विल वर्क ऑन दैट चैप्टर एज वेल। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बात कर लो। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इनकी काफी कम होती है रेस्पेक्टिव पीरियड्स में, और ग्रुप में तो कम होती जाती है नीचे। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज हाईएस्ट होती है, तो बेसिक जनरली आप इसको, इसके ऊपर आप खुद से आयनाइजेशन एंथैल्पी का होमवर्क करोगे आप लोग। दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ आयन एंड फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, फ्लेम कलरेशन इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लेम कलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इंपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम टेस्ट। अगर आप लोग ने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करे होंगे आपके अपने अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो मेटल्स को लेकर डायरेक्ट फ्लेम पे लगाते हैं। तो जब लिथियम मेटल को लेकर फ्लेम पे लगाया तो क्रिम्सन रेड कलर आया, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वायलेट, रुबीडियम का रेड वायलेट, सीसियम का ब्लू। प्लीज ये इसी कलर के नाम ऐसे ही याद रखो, क्रिम्सन रेड, येलो वायलेट, रेड वायलेट, है ना, ब्लू, यही कलर्स के नाम ऐसे ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैटआयन। सी बेसिकली हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी, कितना वो पानी से रिएक्ट करके कितना एंथैल्पी एनर्जी निकलता है, वो होती है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हाट इज He? He is nothing but your hydration enthalpy, that is inversely proportional to cation size। तो Li प्लस K प्लस Na प्लस की बात करें, ये होगी आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की ऑर्डर। क्लियर, हाइड्रेशन एंथैल्पी की ऑर्डर, क्योंकि कैटायन का जो साइज है ना, सोडियम का सबसे कम है। ठीक है, अगर इन इन तीनों सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सॉरी नॉट, ये गलत है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के प्लस। ठीक है, अगर हम बात करें के प्लस की साइज जो होती है सबसे ज्यादा है, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, सिंपल सा लॉजिक है भाई। हाइड्रेशन एंथैल्पी और फ्लेम कलरेशंस का क्रिम्सन रेड, येलो, तो बेसिकली फ्लेम टेस्ट जो होती है, फ्लेम कलरेशन की बात करें हम, ड्यू टू फ्लेम टेस्ट। क्लियर, नेक्स्ट, फॉलोड बाय फोटो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक पावर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, सभी को पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पीईएफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये आपका मेटल सरफेस है, यहां से आप, ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे आपकी गिर रही है सनलाइट, इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इस एटम का होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, ये होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में डीपली आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करो तो आपको समझ आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो ये आपको तो पता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। सो आई डोंट थिंक दिस इज द बेसिकल। और अगर आप देख लो, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लो, अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर आप समझ लो,
ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी I1 जो होती है हमेशा छोटा होता है IE2 से। दिस अप्लाइज फॉर बोथ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो तो ये भी वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब किसी भी एटम को जब आप आयन बनाते हो उसकी एनर्जी लगती है, वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल है गाइस, ठीक है। IE1 IE2, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल एटम है, ठीक है, एक पूरा आपका स्टेबल है, ठीक है, तो उसके वैलेंस शेल में से अगर मान लो ये आपका NS1 है, ठीक है, NS1 ये आपका वैलेंस शेल है, तो इसको निकालने के लिए IE1 लगाओगे, ठीक है। अब ये बन गया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्पीशीज बन गया, कैटायन बन गया। अब और इलेक्ट्रॉन लगाओगे, अब पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियर इफेक्ट वगैरह होगा, IE2 ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इसी के मतलब अगर एल्कली मेटल्स की बात करो तो तुम्हारी इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है काफी कम होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज काफी कम होती है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से दिख जाएगा, ठीक है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी कम है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकल नहीं होता है जब सनलाइट पड़ता है। क्लियर, वेरी सिंपल। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इजीली कंडक्टिव नेचर। किसी भी मेटल्स की जो कंडक्टिविटी नेचर होती है, कंडक्टिविटी मतलब अपने के थ्रू करंट पास करवाना, तो वो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीजियम प्लस की होगी, लिथियम की सबसे कम होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सीधी बात है, ठीक है। सीसियम का क्यों सबसे कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एटॉमिक्स, मतलब एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। आराम से उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स आराम से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्री है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्ट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाती है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आराम से बढ़ जाती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोले जाते हैं, ठीक है। दूसरा, रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रिडक्शन मतलब क्या, आप खुद बताओ। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। रेड्यूसिंग कैरेक्टर भी इनका बहुत ही अलग चलता है। यहाँ पे रेड्यूसिंग कैरेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ऑल दी अल्कली मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी वजह से, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से रेड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है। बट यहाँ पे ना आपको क्या याद रखना है, इसका ऑर्डर। सबसे ज्यादा लिथियम का अगर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, एल्कली मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर आप ग्रुप्स में जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज कम है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि वो आराम से रिड्यूस कैरेक्टर वाला भी शो करता है, तो लिथियम का सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा गया है, ठीक है। ये ऑर्डर्स, प्लीज मेक श्योर यू आर नोटिंग डाउन दिस ऑर्डर व्हाइल स्टडीइंग एज वेल, ठीक है गाइस। यहां तक था, हमने डिस्कस किया पूरा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ योर अल्कली मेटल्स, व्हाट आर देयर, पहला रेड्यूसिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट फॉलोड बाय हमने डिस्कस किया हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लेम कलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा, हमने क्या डिस्कस करा, हमने सिंपल सॉफ्टनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब के बारे में हमने डिस्कस करी है। तो इसीलिए हम लोग अभी चलते हैं सिंपल ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जब एयर से रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ एयर, ठीक है। तो ये जब भी एटमॉस्फेयर यानी मॉइस्ट एयर, अब भाई मैं यहाँ पे जब एयर की बात कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे एयर लिखा है, तो एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन H2 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मॉइस्चर H2O मॉइस्चर भी हो सकता है, तो ये सारी रिएक्शंस की वजह से बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन H2O CO2, तो अगर सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, वाटर से रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपको दिमाग लगाना है, और सोडियम ऑक्सीजन कब बनता है, क्या बनता है, ठीक है। दूसरी, ये जो है ना, ये काफी टार्निश्ड हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। जब मान लो आपके पास एक सोडियम मेटल है, ठीक है,
जब इसको आप खुले हवा में लगोगे तो इसके ऊपर ना थोड़ा अलग सा डिफरेंट टाइप ऑफ परत जैसे एक लेयर जैसे जम जाती है, उसको बोलते हैं टार्निश इफेक्ट या फिर टार्निशिंग हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स बन जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, ये एक मेटल सरफेस है और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं, है ना? तो ये एक एक एलिमेंट, एक आई मीन सॉरी, एक एक एटम मॉइस्चर से रिएक्ट करके थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर, एक हाइड्रोक्साइड की परत, एक कार्बोनेट्स की परत चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं टार्निशिंग इफेक्ट। दूसरी बात, ये हमेशा इनर्ट है, ये इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है? केरोसिन ऑयल में इन्हें इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जैसे ही तुमने अगर उनको बाहर खुले एटमॉस्फेयर में, खुले में रख दिया, तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो ये तुरंत आग पकड़ने वाली, बेसिकली जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। पर यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन पॉइंट है। एक्सेप्शन ये है कि लिथियम इज केप्ट wrapped in paraffin wax because it floats on the surface of kerosene oil due to its low density। लिथियम की सबसे लो डेंसिटी होती है गाइस, हमें पता है ना डेंसिटी कैसे, डेंसिटी का नेचर, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है। क्यों? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? एटॉमिक मास बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। लिथियम की मास कम है सबसे, तो लिथियम की डेंसिटी कम हो गई। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी, केरोसिन ऑयल में जब लिथियम को डालते तो वो फ्लोट करना चालू कर रहा था, इसलिए उसको पैराफिन वैक्स में लपेट कर उसको रखा जाता था, ठीक है? और जब भाई यहाँ पे जब भी ऐसे एल्कली मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, है ना, आग पकड़ लेते तो उसको फायर एक्सटिंग्विश की तरह उसको निकालने के लिए हम लोग CCl4 लिक्विड यूज करते थे, ठीक है? तो बेसिकली CCl4 यूज कर रहा था। तो सिंपल बात है, ये हो गई आपकी इफेक्ट ऑफ एयर। दूसरी बात ये है कि इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली तीन टाइप के बनते हैं। पहला ऑक्साइड, दूसरा सुपर ऑक्साइड, तीसरा पेरोक्साइड्स। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल द अल्कली मेटल्स व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? जैसे देखो लिथियम है, लिथियम क्या करता है? Li2O बनाता है, सोडियम अपना पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है? सोडियम हमेशा अपना पेरोक्साइड बना रहा है। व्हाट इज पेरोक्साइड? Na2O2 is your peroxide, K2O2 is your peroxide, potassium peroxide, Ca2O2 कैल्शियम पेरोक्साइड। बेसिकली डबल O, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स, ठीक है? आप खुद बात देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक्चुअली आपकी जो ऑक्सीजन की O2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? O2 इज ट्रिपल बॉन्ड ना, ये होता है। पर अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे एक लेवल पे, यहाँ एक लेवल पे, दिस इज योर पेरोक्साइड, ठीक है? सिमिलरली पोटेशियम ये सारी ऑक्साइड्स बनाती है, सभी को पता है, ठीक है? तो लिथियम क्या बनाता है गाइस? स्पेशली लिथियम आपका बनाता है Li2O लिथियम ऑक्साइड। तो आप खुद देख लो, बेसिकली तीन टाइप के बनते हैं, ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है? अगेन सुपर ऑक्साइड्स की बात कर हम लोग करेंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। सो यानी हम लोग खुद समझ लो, KO2, RbO2, CSO2, ठीक है? तो आप इसका मतलब क्या समझ आया? M2O, सुपर ऑक्साइड मतलब MO2, और पेरोक्साइड मतलब M2O2। So these are the general representations of oxide, superoxide and peroxides. Clear? ये हो गया एक्शन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट फॉलोड बाय, ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेंस भाई। अब सारी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड, इनके नेचर है, ये सारी बेसिक नेचर होती है। तो ये सारी जो है आपकी बेसिक नेचर एग्जिबिट करती है, बेसिक इन नेचर, यानी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं सीक्वेंसेस की, है ना? तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ऑन डाउन द ग्रुप सोडियम के इनकी जो ऑक्साइड्स की नेचर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बेसिक नेचर बेसिकली बात करें, ठीक है? सोडियम पेरोक्साइड अकर्स येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड एज एन इंप्योरिटी। देखो Na2O2 ये सोडियम पेरोक्साइड है, पर इसमें थोड़े इंप्योरिटीज करके ये येलो कलर में दिखता है। दूसरा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन सबमरीन्स, स्पेस शटल्स, इमरजेंसी ब्रीथिंग apparatus such as ऑक्सीजन मास्क हो गया,
ठीक है। अब जब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, हॉस्पिटल में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाया जाता है, उसके जो मुंह पे एक बंदा आता है ना, तो उसको ऑक्सीजन पे लगाते हैं। वहां पे सोडियम आई मीन ये जो पेरोक्साइड्स होती हैं, पोटेशियम पेरोक्साइड यूज सुपर सॉरी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, नॉट पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यूज करते हैं। जो लोग सबमरीन जाते हैं, सबमरीन तो फटे पानी के अंदर होता है, स्पेस नासा का जो रॉकेट वगैरह स्पेस शटल्स होती हैं, ठीक है, वहां पर भी ऑक्सीजन की कम होती है। स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां पे कोई हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां पे भी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। क्लियर गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस टिल नाउ। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्शन ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, और नीचे ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड जो भी हो, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। Action of water and compounds containing acidic hydrogen. What is acidic hydrogen guys? Acidic hydrogen यानी ये आपके ऑर्गेनिक में आया होगा। acidic hydrogen मतलब जो इजीली रिएक्टेबल हाइड्रोजन है, वो होती है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं सोडियम कोई मेटल है, यहाँ पे एम जो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे फ्रांसियम क्यों नहीं है? फ्रांसियम इज फर्स्ट वन ई ग्रुप एलिमेंट, पर फ्रांसियम इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेसिकली लिक्विड इन नेचर होती है। यहाँ पे हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, तो बेसिकली फ्रांसियम का हाइड्रोक्साइड वगैरह कहीं बना नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इन्हीं चार की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब पानी से रिएक्ट करता है आपका कोई भी मेटल, तो हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। तो रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होती है। तो किसी भी एलिमेंट्स की बात कर लें, अगर आप हम लोग किसी भी फर्स्ट एक एलिमेंट एटम्स की बात करें, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो ये तो यहाँ पे दो ऑर्डर है, पहला ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, दूसरा LiOH, NaOH, फिर KOH, ये सारी प्रॉपर्टीज, ऐसा बेसिक नेचर जो बात करते हैं। बेसिक नेचर तो ऑक्साइड्स की इंक्रीज होती है, पर ये तो हाइड्रोक्साइड्स है ना। हाइड्रोक्साइड्स में क्या होती है, KOH की जो है स्ट्रॉन्गर बेस होती है NaOH से, ठीक है। ये तो पता ही है, डाउन द ग्रुप पता ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्सहेल्ड एयर इन कन्फाइंड कंटेनर्स, देखो सबमरीन में अगर जब बात करते हो, सबमरीन स्पेस शटल्स में, वहां पे बंदे मतलब आप इंसान हो तो इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये रिवर्स चलता है, ये सभी को बेसिक पता है। तो लेकिन जो लोग सबमरीन और स्पेस शटल्स में रहते हैं, जो दोज आर द पीपल हु लिव देयर, उनकी जो एक्सेल्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट फॉलोड बाय अगेन एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हो गया आपका एक्शन ऑफ वाटर, वाटर ऑन दिस कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरी बात है अब एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर आपका एलिमेंट मेटल जो है अगर वाटर से बनाता है तो वो बनते हैं, वाटर से रिएक्ट करने पे बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। एयर से जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली Na2O, है ना। एयर मतलब बेसिकली वो बात करें तो या तो वो प्लस CO2 करेगा, प्लस H2 करेगा, जो भी ऐसे से करेगा, ठीक है। फिर दूसरा मतलब बेसिक जनरल है, अगर मेटल जो है अगर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो या तो वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा, नहीं तो ऑक्साइड्स बनाएगा। तो ये तीनों में से कुछ बनेगा, ठीक है। फिर ये मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स हो गया यानी MOH, जनरल जनरल वाला वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे M+H-, जैसे मैंने मान लो LiH बनाया है, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे LiH, तो Li+H-, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस H-, इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये हो गया आपके हाइड्राइड्स के साथ। तो हम लोग अगर बात करते हैं H2 रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म M+H- हाइड्राइड्स।
हाइड्राइड्स। क्लियर। नेक्स्ट फॉलोड बाय नाइट्रेट्स का बेसिक जो इफेक्ट है हम लोग ये बात करेंगे। नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स में कुछ नहीं है, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्यूप्रेट फेरस फेरिक वाला सीन है, नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब NO2 होती है, ठीक है, और NO3 मतलब लिथियम नाइट्रेट होती है। तो LiNO3 को जब भी हीट करती है, ट्रायंगल वाला सीन मतलब हीट कर रहे हो, तो वो हमेशा लिथियम की एक ऑक्साइड बना देगा और NO2 और O2 निकाल देगा। लेकिन ये है लिथियम का। लेकिन अगर बाकी जो होती है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, बाकी रुबीडियम, इन सब का रिवर्स चलता है। इन सब में क्या होता है, इनको हीट हीट करने पे ये बेसिकली नाइट्राइट्स एंड O2। यहाँ देखो लिथियम क्या क्या है आपके पास। लिथियम का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे एनोमलस नेचर ऑफ लिथियम करके। लिथियम हमेशा आपको पहले ऑक्साइड, नाइट्राइट एंड O2, ठीक है, क्या क्या दे रहा है, ऑक्साइड, अगर हम लोग बात करें लिथियम, लिथियम जो है आपको ऑक्साइड्स देगा, फिर नाइट्राइट देगा, फिर ऑक्सीजन देगा। लेकिन अदर एलिमेंट्स तो वो सिर्फ नाइट्राइट प्लस O2 आएगा। अदर नाइट्रेट्स तो NO2 नाइट्राइट, NO3 is नाइट्रेट। क्लियर गाइस, डिफरेंस समझ में आया आपको इन दोनों में, व्हाट इज नाइट्रेट एंड व्हाट इज नाइट्रेट, ये तो बेसिक पता है। दूसरा सल्फेट का भी बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज है गाइस, ये देखो, चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर मतलब क्या होती है, NaNO3 को क्या बोलते हैं, चिले सॉल्ट पीटर, और KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। दो टाइप का भाई आप इसको ऐसे कहानी किसी तरह याद करो। एक बंदा है पीटर जो फटे नमक खाता है, ठीक है, एक बंदा है वो फटे नमक खाता है, तो ज्यादा नमक खाने की वजह से उसको सॉल्ट पीटर। अब ये बंदा एक बार चिले करके एक कंट्री है, ठीक है, एक्चुअली में चिले कंट्री है, चिले में जब गया तो वहां पे उसको क्या, उसका नाम रख दिया NaNO3। अगर वो इंडिया में ही है तो उसका नाम KNO3, ठीक है। NaNO3 चिले सॉल्ट पीटर, इंडिया में है KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर मेजर है नेचर ऑफ सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या होते हैं, लिथियम सल्फेट La2SO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबर सॉल्ट करके है Na2SO4.10H2O, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है Na2SO4.10H2O, इसको बोलते हैं हम ग्लोबर सॉल्ट। एक है आपका KNO3, व्हाट इज KNO3 गाइस, KNO3 इज इंडियन सॉल्ट पीटर। दूसरा NaNO3 चिले सॉल्ट पीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम से इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर यू डोंट, मतलब उसको पढ़ना भूल मत जाओ, ठीक है। आई हार्डली टेक योर 5 more minutes गाइस, इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। रिएक्शंस विद हैलोजन इज द लास्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रिएक्शन विथ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हम रिएक्शन विथ नेचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में क्या फर्क होता है, CO3-2, yes. So whenever we talk about, especially about carbonates and bicarbonates, you have carbonates and, ठीक है, कार्बोनेट्स CaCO3, बाइकार्बोनेट CaHCO3, Na2CO3, एंड अगर बात करूं तो NaHCO3,
NaHCO3 बाइकार्बोनेट। तो समझ गया होगा आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स में डिफरेंस, NaHCO3। तो बेसिकली ये CO3-2 और ये है आपका HCO3-, ये इसके आयन्स हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के आयन्स हैं। तो आप इसको आराम से देखो, Li2CO3 जो है अनस्टेबल टू ही होती है, तो यानी Li2CO3 को तुम जब हीट करते हो तो हमेशा वो Li2O प्लस CO2 कर देगा, ठीक है, जब इसको हीट करते, क्योंकि ये काफी अनस्टेबल है, ठीक है। Li2O, व्हाट इज Li2O? Li2O इज योर नथिंग बट योर ऑक्साइड। Li2O is nothing but your lithium oxide. ये M2O is oxide, MO2 is super oxide, M2O2 is your peroxide, ठीक है। बहुत बार बार बोल रहा हूँ, इसको भूल मत जाना, इसके ऊपर जरूरी हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गई आपकी कार्बोनेट्स, जो इनकी जिनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं, तो यानी थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे हमने बात कर लिथियम कार्बोनेट, ये इसका स्टेबिलिटी है ही नहीं, हीट के पास ये है ही नहीं, Li2O ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम का सीजियम, इनकी कार्बोनेट्स ऐसे नहीं है। तो नीचे जाते टाइम ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इनकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात बाइकार्बोनेट्स की बात आ जाए, तो अगेन लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 जो सॉल्यूशन स्टेट में होती है, ये एक स्पेशल है कि ये लिक्विड में है, बाकी सारी सॉलिड्स में होती है, ठीक है। एंड अगर हीट करते हो तो बाइकार्बोनेट्स को जब हीट करते हो, तो बेसिकली बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में डिफरेंस यही एक हाइड्रोजन का है, यानी वो मॉइस्चरनेस, अगर उस सब्सटेंस के अगर आपको ध्यान से देखो तो उस मॉइस्चरनेस होती है। तो किसी भी बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो हाइड्रोजन लूज कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। Li2 अगर लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो वो एक सॉल्यूशन में है, और अगर बाकी की सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो CO2H2O निकलता है, ठीक है। तो बहुत बेसिकली किसी भी कंबशन में आपको जैसे पता है ना CO2H2O निकलना मैंडेटरी होता है, ये जो हमने पहले सीखा था। इसी तरह यहाँ पे भी किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी पोटेशियम कार्बोनेट, जैसे Li2CO3 अनस्टेबल, जैसे हमने अभी पर्ल्स, गॉब्रिश सॉल्ट, चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर से पढ़ा, तो ऐसे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं पर्ल ऐश। क्या बोलते हैं? पर्ल ऐश, क्लियर? पर्ल ऐश बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, followed by with your reactivity towards halogens. This is the last thing that we are going to discuss. So reacting with halogens मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इन सबके साथ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल कैसे होगा? MX, जैसे हाइड्रोजन का रिएक्ट करते ना M प्लस H2, तो क्या बना? MH2, यानी MH, यानी M प्लस और H माइनस, सोडियम हाइड्रेट, लिथियम हाइड्रेट्स बने। सेम हैलोजेंस का भी वही सीन है, ठीक है। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार में से को कंसिडर करते हैं। तब रिएक्टिविटी देख लो भाई, किसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है? गोइंग डाउन द ग्रुप, बहुत सिंपल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर आपको चेक करना है ना, तो आप लोग सीधा एटॉमिक साइज वाले कैरेक्टर में चले जाओ। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस सम एक्सेप्शन इज देयर। तो सिमिलरली सीजियम की हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन किसी भी ये जो हैलाइड्स, जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर हमने मेटल को रिएक्ट किया है, तो हमने क्या बोला? MH बना, वो होती है हाइड्राइड। अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है MX, यानी हैलाइड। क्या बनेगा? हैलाइड्स। हैलाइड्स बनते हैं तो यानी हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी यानी आयनिक नेचर की प्रॉपर्टी बात करें तो उसकी ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। तो आप प्लीज, जैसे लिथियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद सोडियम का कम है, पोटेशियम का फिर ज्यादा है। तो लिथियम और पोटेशियम के बीच फंसा है हमारा सोडियम क्लोरीन, सोडियम आयोडीन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, NaF, ये सारी सोडियम हैलाइड्स जो जितनी भी है, ये सारी इनकी आयनिक नेचर जो है लिथियम और पोटेशियम की बीच का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या है? बीच प्रॉपर्टीज होती है। सो दिस इज योर रिएक्शंस विद हैलोजेंस गाइस। तो बेसिकली मैंने हम लोग अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा है वो एक बार विल जस्ट क्विकली राइट इट ऑन थिंग। वी अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा है, तो हमने अभी तक जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है पूरी एल्कली मेटल्स, यानी फर्स्ट ग्रुप की जो एल्कली मेटल्स। अगेन क्विक रिकैप, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं,
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का NS1, सेकंड का NS2। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज, पीरियड में गोइंग अलोंग द पीरियड डिक्रीज। ग्रुप में इंक्रीज होती है एटॉमिक आयनिक रेडियस, पीरियड्स में एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। density, going down the group density increases, melting boiling points, going down the group decreases, density बढ़ेगा, melting boiling points घटेंगे। ठीक है, density बढ़ेगा, melting boiling points कम होगा। melting boiling points क्यों कम होते हैं? अगेन वी डिस्कस्ड दिस, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी जो व्हाट डू यू से, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो बड़ा हो जाता है, इसके वजह से वो आपका कम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की एटॉमिक वॉल्यूम, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा आपका हाइड्रेशन एंड फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन भूलना मत, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, रेड, वायलेट, ब्लू, दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट, हाइड्रेशन आयंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस because hydration enthalpy is inversely proportional to size of cation. What it is? Inversely proportional to size of cation. Next, followed by your photoelectric effect, electrical nature, conducting nature. क्या है conducting nature? क्या होगा? Down the group, atomic size increase, electric conductivity also increase because there is less effect of nucleus on the valence electrons. Reducing character also increases, but exception is lithium is having the highest reducing character. लिथियम का एक एक्सेप्शन है जो रेड्यूसिंग करेक्टर। ये लिथियम हर जगह एक्सेप्शन है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एयर के साथ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल हमने जो बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इज द टेबल दैट आई शोड यू। हमने एक टेबल बनाया था स्पेशली फॉर ऑक्साइड्स एंड ऑल। चलो यही हम लोग बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, कोई भी अगर आपका मेटल है, यानी ये NS1 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सबसे पहले एक्शन विथ एयर, तो ये रिएक्ट करता है H2 से, CO2 से, एक्सेट्रा। दूसरा प्लस O2, तो या तो ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा, या सिंपल ऑक्साइड बनाएगा। दो बीच में है तो नॉर्मल ऑक्साइड, दो लास्ट में है तो सुपर ऑक्साइड, दो है तो पेरोक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनाएगा? M+H- आयंस बनेंगे, प्लस X क्या बनेगा? अगेन M+X-। व्हाट इज X हियर? इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये H2O से रिएक्ट बनते हैं तो MOH बनाएगा। ठीक है, दूसरा अगर ये हाइड्रोजन के साथ हो गया, अब दूसरा कार्बोनेट्स के साथ, बेसिकली CO2। ठीक है, कार्बोनेट्स CO3-2 कार्बोनेट्स के साथ के लिए, एंड HCO3-, दिस फॉर्म्स योर MHCO3, ये बनते हैं M2CO3, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। These are your basic properties of। तो बेसिकली आप लोग अभी जैसे एक टेबल बनाना, इसी तरह आप पूरा चैप्टर पढ़ो, और ऐसा अभी हमने जो फट एक टेबल बना दिया, ऐसा एक टेबल आप भी बना लो, तो आपको सबसे इजीली याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। बहुत आसान है सब पढ़ना। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस? आई विल अपलोड द नोट्स राइट अवे। अभी क्लास खत्म हो गया, अभी तुरंत मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज पूरी नोट्स को ध्यान से पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ें, और अपना जो प्रैक्टिस बुक, आपका जो भी रेफरेंस बुक है, उसको यूज करते रहें, उससे एमसीक्यूज करो, और डाउट्स कुछ है तो पूछ लो। क्लियर गाइस? इफ एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दिया है एल्कली मेटल्स का। कल हम लोग एल्कली मेटल, नेक्स्ट वाले क्लास में, आई मीन इन द कमिंग सेशन, हम लोग जनरल यानी जो सोडियम क्लोराइड, जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं एल्कली मेटल्स का, उसका एक क्लास में पूरा ये खत्म हो जाएगा। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो भी आराम से चलेगा। ठीक है, सो इफ नो डाउट्स प्लीज डू हार्ड वर्क। ठीक है, थोड़ा पढ़ो, बस टाइम है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, आई मीन नेक्स्ट वीक। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक।
यू कैन बी फ्री, अभी आपके थोड़े टाइम पे फिजिक्स की क्लास होगी, सो अटेंड दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट डे।